जय हिंद दोस्तों। द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा था, जिसमें मैंने अभी तक लगभग 20 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देख सकते हैं। क्योंकि इस बार का जो हमारा एग्ज़ाम होना है वो ऑफलाइन होना है, और दिसंबर जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था वो CBT बेस्ड हुआ था और लगभग 22 शिफ्ट में हुआ था। तो मैंने आपकी 20 शिफ्ट का सॉल्यूशन करा दिया है। अब ये 21 प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेकर आया हूँ। तो जो भी मेरे भाई बहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, वो लोग जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष चिराव नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। बताइए यह राज्य कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं, जो मिजोरम है वहाँ पर चिराव जो नृत्य है वो बहुत ही फेमस नृत्य है। तो चिराव नृत्य की बात करें तो कहाँ पर फेमस है? तो मिजोरम में है। तो ये जितनी भी आपको ये एक्टिविटी बताई गई हैं, ये जो भी फैक्ट बताया गया है, ये सब किससे रिलेटेड है? ये आपका मिजोरम से रिलेटेड है। और मिजोरम में ही एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है लुसाई जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है? लुसाई जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा फैक्ट है, इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। ये भी फैक्ट सही है। अगला फैक्ट, इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, यानी ये भी फैक्ट सही है। इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप के द्वारा पीते हैं, तो ये फैक्ट सही नहीं होगा। ये रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड फैक्ट है। अगला, यह वृक्ष छायादार नहीं होता है। ये भी गलत है, क्योंकि यह वृक्ष क्या होता है? छायादार वृक्ष होता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, B एंड C, यानी ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। तो अगर आप बात कर रहे हैं पेट्रोलियम उत्पादों की, तो पेट्रोलियम उत्पादनों के समूह को हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है मोम, कोल तार और ग्रीस। दूसरा ऑप्शन है पेंट, प्लास्टिक। तो देखिए, प्लास्टिक तो पेट्रोलियम का उत्पाद है नहीं, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। LPG, कोल तार और एथेनॉल। और आगे ऑप्शन देखिए, केरोसिन, डीजल और मेथिन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A, यानी मोम हो गया, कोल तार हो गया और ग्रीस हो गया। ये तीनों पेट्रोलियम उत्पादनों के समूह हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी एडवोकेट का घर X पर है और जो कोर्ट है वो Y पर है। एडवोकेट का घर कहाँ पर है? X पर है। और कोर्ट कहाँ पर है? Y पर है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है। तो कहाँ पर जाते हैं? तो X के ठीक पूर्व में जाते हैं। और कितना जाते हैं? 100 मीटर। और वहाँ पर कौन मिलता है? A पॉइंट पे जो, ठीक है। फिर वह B पर जाते हैं जो A के दक्षिण में 500 मीटर है, यानी A के दक्षिण में आप कितना जाएंगे? 500 मीटर। यहाँ कौन मिलेगा? यहाँ आपको
बी मिलेगा। इसके बाद फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर है, यानी बी के पश्चिम में अगर आप चलेंगे तो ये मिलेगा सी, जो कितने मीटर है, ये 50 मीटर है। और अंत में वाई पर कोड पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर 60 मीटर की दूरी पर है, यानी सी के उत्तर 60 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर कौन मिलेगा, वाई, यानी कोड पहुंच जाएंगे आप। एक्स से स्टार्ट किया था, अब हम वाई पे पहुंच गए हैं। तो पूछा गया है कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा। हमको क्या बताना है, कोर्ट के सापेक्ष, यानी कोर्ट वाई है और उसके घर की दिशा किस दिशा में है, तो घर किस दिशा में है, तो घर होगा उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में। किस दिशा में होगा, उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका ट्रेन से रिलेटेड है। देखिए, कोई लड़का वलसाड से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 5:30 पर, यानी शाम के 5:30 है ये, वलसाड से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल बतानी है, यानी हमको क्या बताना है, स्पीड। और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस और अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम डिस्टेंस देखें तो 2059 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। अब हमको क्या निकालना है, टाइम। तो देखिए 12 तारीख को 5:30 बजे चली है। कितने बजे चली है, 5:30 बजे। अगर सोचो 13 को भी 5:30 बजे पहुंची होती तो हम कह सकते थे कि टोटल 24 घंटे लग जाते। लेकिन पहुंच कितनी को रही है, तो पहुंच 14 तारीख को रही है। और कब, तो 14 की सुबह पहुंच रही है 5 बजे। तो अब अभी देखिए 5:30 यानी शाम के हुए हैं। तो अगर हम इसमें 30 यानी हम 6.5 घंटे इसमें और जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 6.5 घंटे। तो 24 और 30, 24 और 6 30, यानी 30.5 घंटे हो जाएंगे। लेकिन सुबह 5 बजे तक जाना है तो यानी 35.5 घंटे टोटल हो जाएंगे। टोटल कितना टाइम आएगा, 35.5 घंटे। तो 35.5 घंटे को आप ऐसे लिखते हैं, 35 सही 1/2। 1 मिनट। तो टाइम कितना हो गया, 35.5, यानी 35 सही 1/2। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 35 दूना 70 और 1 71/2 टाइम आ गया। अब अपना फार्मूला लगा देंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम देखें डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस 2059 किलोमीटर है और टाइम अभी हमने निकाला है, कितना है, टाइम है हमारा 71/2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये परफेक्टली जो आएगा आंसर आपका 58 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना या मिशन है। मतलब गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए कौन सी एक परियोजना आई थी या एक मिशन आया था। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय गंगा मिशन आया था और गंगा एक्शन प्लान आया था। ये किससे रिलेटेड है, ये गंगा नदी को स्वच्छ रखने से रिलेटेड है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं, यानी प्रोटीन जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप बताइए क्या संतरे में प्रोटीन पाया जाता है, नहीं।
क्या दही दूध चावल में पाया जाता है? नहीं। सबसे ज़्यादा दालों में पाया जाता है। और किस में पाया जाएगा? मछली में और अंडे में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। यानी एक राज्य होना चाहिए और एक केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। तो अगर हम पहले ऑप्शन पर नजर डालें, तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी। अरुणाचल प्रदेश तो एक राज्य है और पुदुचेरी एक संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तो सही है। अगले ऑप्शन देखें तो जम्मू कश्मीर और अंडमान ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी हैं, यानी क्या है? संघ शासित प्रदेश। तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमको एक राज्य बताना है और एक केंद्र शासित प्रदेश बताना है। थर्ड ऑप्शन देखिए मिजोरम और झारखंड ये दोनों ही राज्य हैं। फोर्थ ऑप्शन देखिए बिहार और नागालैंड ये भी राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट यानी बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो देखिए कौन कौन से बंगाल की खाड़ी पर हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए अगर हम मैप बनाए कुछ इस प्रकार से, अगर हम दक्षिण भारत का मैप बनाए तो देखिए ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया, यहाँ पर देखें तो ये कर्नाटक और ये केरल, इधर देखें तो ये तमिलनाडु, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश, इसके ऊपर उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। तो हमको क्या बताना है? हमको बताना है कि जो कहाँ पर स्थित हो? बंगाल की खाड़ी में। यानी ये वाला अगर देखें तो इधर बंगाल की खाड़ी है। क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या है? इधर अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। तो यहाँ देखिए ये तमिलनाडु आपका हो गया, इसके ऊपर देखिएगा तो आंध्र प्रदेश मिलेगा। क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश। इसके ठीक ऊपर में जाएंगे तो उड़ीसा मिलेगा और ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। अब ऑप्शन पे नजर डालते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। दूसरा ऑप्शन देखें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक तो है होगा नहीं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात भी नहीं होगा। तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र ये भी नहीं होगा। यानी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु ये अरब बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती बताने हैं हमको, तो कैसे बताएंगे? तो देखिए अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का पड़ोसी बिहार है नहीं, इसको हटा दीजिए। अगले ऑप्शन पे आइए। मध्य प्रदेश का पड़ोसी झारखंड है नहीं, इसको हटा दीजिए। मध्य प्रदेश का पड़ोसी पश्चिम बंगाल भी नहीं है। तो यानी आपने 3 ऐसे ऑप्शन क्या थे? एलिमिनेट कर दिए। ऑप्शन नंबर पहला देखें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ये मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री यानी सीमा को साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं? बताइए कौन से रोग मच्छरों के द्वारा होते हैं? तो देखो डेंगू मच्छर के काटने से होता है। कौन मच्छर के काटने से? तो एडीज मच्छर के काटने से। किस मच्छर के काटने से? एडीज मच्छर के काटने से। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया। तो यानी डी ऑप्शन भी सही है। तो अब निमोनिया की बात करें तो ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है और खसरा भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
किसी परितंत्र में निहित, किसी पारितंत्र में निहित है। बताइए क्या निहित है? एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी निहित है। किसी पारितंत्र में क्या निहित है? केवल एक क्षेत्र के जीवित प्राणी ही निहित है। दूसरा ऑप्शन केवल भौतिक कारक। सी ऑप्शन एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक, यानी दोनों। अगला ऑप्शन देखें, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और भौतिक कारक ये दोनों किसी पारितंत्र में निहित हैं। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राज्य और नृत्य का सही युग्म का चुनाव करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें क्या कर्नाटक में कथक किया जाता है? नहीं। कथक कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। तो यानी ये तो गलत हो गया। लावड़ी कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। ये भी जोड़ा गलत है। असम, तो बुहिया तो असम में किया नहीं जाता है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, यानी आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी सही है। ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र में लावड़ी होता है, जो बुहिया है ये आपका कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। बुहिया नृत्य कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है? यानी कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी है। मीथेन ये भी है। लेकिन नाइट्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओजोन परत, ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा गया। बताइए क्या कहा गया? तो देखिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ साथ विश्व में कई देशों के द्वारा लगभग 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसके तहत ये कहा गया कि ओजोन जो परत है उसको लेकर ये समझौता हुआ कि लोग क्या है, कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, यानी ओजोन परत का क्या करना है? संरक्षण करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। जो ईवीएस है उसमें नैदानिक जो परीक्षण है वो शिक्षक की सहायता करेंगे। कैसे करेंगे? विद्यार्थियों की बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। क्या बुद्धि का भागफल ज्ञात करने में? अगला ऑप्शन है ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? नैदानिक परीक्षण की, यानी हमें निदान दिलाना है, यानी बालक को जो नहीं आया है उसको क्या करना है? समझाना है, उसकी कमियों को उजागर करके उसका हल निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में। बिल्कुल सही है। सी, विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में। अधिगम की कौन सी गति आप आकलन कर लेंगे? यानी ये तो होगा नहीं। ईवीएस में